जी हमारे बीच है पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के, और वर्तमान में जो है काशीराम मिशन को लेके चल रहे पूरे भारत के अंदर। आज देखा जाए मानवर काशीराम साहब का 89वां जन्मदिवस है और देश और दुनिया के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हम दलित प्रेरणा केंद्र पर हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपको मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी सर धन्यवाद। आज देखा जाए तो जिस महामानव का जन्मदिन पूरा विश्व मना रहा है, आप भी आज उनको जो अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ नोएडा पहुँचे हैं, किन शब्दों से शुरुआत करेंगे? देखिए साहब काशीराम जी जैसे महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं। उन्होंने भारत की धरती पर जन्म लेकर के उपकार किया। जो लोग राजनीति से वंचित थे, जिन लोगों को राजनीति का ज्ञान नहीं था, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिलाया था, उस वोट के अधिकार की ताकत का अंदाज़ा जिस समाज को नहीं था, उस समाज को साहब काशीराम जी ने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। महलों से निकाल करके राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, सोई हुई कौमों को जगाने का काम किया। जो साहब काशीराम जी ने कमिटमेंट किए समाज के साथ, उन सबको पूरा करने का काम किया। नेताओं के नेता थे मान्यवर साहब काशीराम, भारत की राजनीति के चाणक्य थे मान्यवर साहब काशीराम। बहुत कम MP MLO में सरकार बनाने वाले नेता थे मान्यवर साहब काशीराम। तो ऐसे साहब काशीराम ने भारत की धरती पर जन्म लिया, इसके लिए ये दुनिया ऋणी रहेगी, भारत ऋणी रहेगा। तो आज हम लोग बधाई देते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर। देखा जाए मानवर काशीराम साहब ने 5000 किलोमीटर साइकिल चला के इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। वहीं जयप्रकाश जो है हजारों किलोमीटर का जो है सड़कों पे गाड़ी के माध्यम से दौड़ लगा के गांव गली मोहल्ले चौपाल पे जाके जो है विचारधारा बताने की कोशिश की है। क्या लगता है कि इस देश के अंदर बदलाव की स्थिति होगी? देखिए पहली बात तो साहब काशीराम जी की जो यात्रा थी जो साइकिल की, वो 5000 किलोमीटर नहीं थी, वो एक बार का रन था जो कश्मीर से कन्याकुमारी के आसपास जो उन्होंने रन किया था। उसके बाद भी वो लगातार साइकिल से चलते रहे, तो लगता है लाखों किलोमीटर उन्होंने साइकिल जो है वो चलाई होगी। और दूसरी बात जो है, जो आपने कहा कि मैं भी उसी रास्ते पे जो चलने का प्रयास कर रहा हूँ, मैंने साहब काशीराम जी को बहुत नज़दीकी से मैंने उनको वॉच किया है। जब वो हमारे दादरी में आया करते थे तो मैं दूर से देखा करता था। जो उनको मैंने तालकटोरा स्टेडियम में बहुत नज़दीकी से मैंने उनको देखा था, उनके चेहरे को मैंने देखा था। उस हिसाब से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि ऐसे महापुरुष को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो ज़रूर अपने समाज का हम कुछ उद्धार कर सकते हैं। तो तभी हमने भी साहब काशीराम जी की तर्ज पर चलने का कमिटमेंट किया था समाज के साथ। तो आज मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता हूँ। और मैं तो देखता हूँ, जब मैं कभी कभी हताश हो जाता हूँ तो मैं साहब काशीराम जी का फ़ोटो देख लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं गांव में जाता हूँ गाड़ी को उठा करके, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप खाना खाओ, दूध पियो, आराम से सो, तेल के पैसे भी ले जाओ। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जो हताश वाले दिन थे वो साहब काशीराम जी ने गुजार दिए। अब तो मैं इन दिनों को आगे बढ़ाने का, साहब काशीराम जी के जो काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं काम करूँगा। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं साहब काशीराम जी के रास्ते पे चलने का मैंने कमिटमेंट किया है। और मैंने ये क्या कहा है कि असली सपूत उस समय कहलाऊंगा अगर साहब काशीराम जी ने हमको CM दिया है, तो हम सब लोग फिर से मिल करके इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे, तो तभी हम असली साहब काशीराम जी के सपूत कहलाएंगे। देश की आज़ादी के बाद में अगर CM बनाने की बात की जाए दलित समाज को, तो कांग्रेस के पास में जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता रहे। इसके अलावा अन्य पार्टियों में भी कई ऐसे नेता रहे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 2024 में आप जो है दलित प्रधानमंत्री बना सकते हैं? देखिए वो जो जैसे आप जगजीवन राम जी का नाम लिया और भी बहुत से आपने एग्जाम्पल देने का प्रयास किया, तो वो उनकी पार्टी का मामला था, उनकी पार्टी में वो लोग थे। अब तो हमारी अपनी पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों की अपनी पार्टी है। तो इसलिए हम दावा कर सकते हैं कि जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने CM बना करके दिया है इस रास्ते पे चल के, तो हम इस रास्ते को लेके आगे चलेंगे तो हम PM भी बना सकते हैं। CM तो एक छोटा सा रास्ता था बीच का। साहब काशीराम जी का उद्देश्य तो देश की सत्ता पर, कुर्सी पर, दिल्ली की कुर्सी पे, ताज पे बैठने का उद्देश्य था उनका। तो अभी वो सपना अधूरा है, उसको हम पूरा करने के लिए काम करेंगे। मान्यवर काशीराम साहब तो इस बात को भी कहा करते थे कि अगर कुर्सी पर बैठने वाले नहीं बन सकते तो कुर्सी की टांग खींचने वाले बन जाएंगे। आज बसपा उसी स्थिति में भी नहीं है। किस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं फिर इस बात को? देखिए कभी बसपा ऐसी थी कि उसके पास 1-2% वोट था, 2-3% वोट था, 6-7% वोट आया, कुछ हमारे विधायक बने। आज कम से कम 13% वोट आज हमारे पास अभी भी है।
हम मान सकते हैं कि अभी हम कुर्सी पे बैठने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हिलाने की स्थिति में तो हैं। आज सारी मीडिया ये कह रही है जब तक बहन मायावती विपक्ष वाले गठबंधन में शामिल नहीं होगी तब तक विपक्ष का गठबंधन होता हुआ दिखाई, साकार देता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? आज भी बहन जी के पास इतनी पावर है कि उनके बगैर राजनीति में पत्ता नहीं हिल सकता। तो अगर वो हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं तो हिलाने की स्थिति में तो आज भी हम लोग हैं। लेकिन क्या लगता है कि जैसे देखा जाए अभी विधानसभा चुनाव में बसपा पार्टी एक सीट पे सिमट के रह गई, आने वाले 13 महीने बाद जो है लोकसभा का चुनाव है और इतना बड़ा चुनाव है, केवल पार्टी कुछ क्षेत्र में और राज्य में ही सीमित रह जाती है कार्यकर्ताओं की वजह से। कैसे आप कॉन्फिडेंस कर रहे हैं पार्टी? इसीलिए माननीय बहन जी ने अब एक नया प्रोग्राम दिया है जिसका नाम है गांव चलो अभियान। उससे एक मैसेज दिया है कि सारा कार्यकर्ता जो है वो अपने जो बड़ा जो कार्यकर्ता है, जो प्रभारी लोग हैं, वो गांव के छोटे से कार्यकर्ता के साथ जाके लिंक करें, वहाँ पे कम्युनिकेशन जो गैप हो गया था उसको वो फुलफिल करें, उसको पूरा करें। तो इस प्रकार से माननीय बहन जी ने फिर से प्रोग्राम बनाया है, गांव चलो अभियान चल रहा है। वहाँ से बड़ी जो नेता हैं वो बीएसपी को ज्वाइन कर रहे हैं और जो बड़े मुल्ले मौलवी हैं, जो मुस्लिम समाज के जो मौलवी लोग हैं, वो बहन जी से जाकर के मिल रहे हैं, चाहे जामा मस्जिद के हों, चाहे देवबंद के हों, चाहे बरेली के हों, वो सब जाकर के मिले हैं। उन्होंने कहा कि बहन जी हम पे गलती हो गई, जितना वोट हमने सपा को दिया इतना वोट बसपा को दे देते, हम मीडिया के मुखालफत में नहीं आते तो हमको ये भाजपा उत्तर प्रदेश में ढूंढने से भी दिखाई नहीं देती, बसपा जीत जाती। तो इसलिए बहन जी चारों तरफ से काम कर रही है। अभी बहन जी जो है, जो सुनने में आ रहा है 26 मार्च की शादी है, उनका जो भतीजा है आकाश, उसके बाद माननीय बहन जी मंडल वाइज मीटिंग मतलब समीक्षा मीटिंग करने के लिए उतरने वाली हैं। तो बहन जी खुद जमीन पे आ रही हैं, जिसको कार्यकर्ता चाहता है। तो ऐसा काम होगा जब बहन जी जमीन पे आएंगी, बहन जी नीचे आएंगी, तो फिर ये पार्टी ऊपर उठेगी और फिर से हमारा काम आगे बढ़ेगा। गाँव देहात की आप बात करें, उस गाँव देहात में कहीं ना कहीं ठाकुर की वजह से, ब्राह्मण की वजह से या क्षत्रिय की वजह से वो वोटर जो है सहमित हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वोट अपनी जो है उनके कहने से दे देता है। तो आप कैसे कॉन्फिडेंस से इस बात को कह सकते हैं कि वो पार्टी और बसपा को वोट देगा? देखिए सर, इतनी बुरी स्थिति नहीं है जो साहब कांसीराम के समय में स्थिति थी। आज तो 4 बार सरकार बनी है। हर गांव के अंदर कोई ना कोई एक ठाकुर ऐसा मिल जाएगा जो ये कहेगा कि भाई बसपा पार्टी का शासन ठीक था, एक ब्राह्मण ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा उनका शासन ठीक था, तो ऐसा एक ओबीसी भी मिल जाएगा। तो जब बिल्कुल तलवार खींच दी जाती थी तो उस समय ये काम आगे बढ़ा, 4 बार सरकार बनी। तो अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो हम लोग फिर से खड़े होंगे और सभी समाज के लोगों का साथ लेकर के फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन देखा जाए पूरे देश के अंदर जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, मीडिया के साथ बलात्कार हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या जब तक हमारे शासक वाले लोग नहीं बनेंगे, क्या ऐसे लोगों को भी न्याय मिल पाएगा इस देश में? देखिए, ये तो साहब कांसीराम कहते थे कि जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे हमको न्याय नहीं मिल सकता। और रही बात एट्रोसिटी होने की जो आपने बताया, माननीय बहन जी हर एक एट्रोसिटी पर जो है ट्वीट करती हैं, उनके ट्वीट करने से एफआईआर दर्ज हो जाती है और बड़ी सीबीआई की मांगें जो हैं, जो बहन जी मांगती हैं, वो पूरी होती हैं। तो इसलिए बहन जी हर एक घटना पर नज़र रखती हैं, उसके बाद अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती हैं। तो इस प्रकार से बहन जी की हर एक चीज़ पे नज़र चल रही है। तो मुझे उम्मीद है फिर से बसपा खड़ी होगी। 2024 के चुनाव में केवल 13 महीने बचे हुए हैं, केवल 13 महीने बचे हुए हैं 2024 के चुनाव के लिए। आपकी तरफ से कोई संदेश है इस देश के युवाओं के लिए, वोटरों के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग बीएसपी को इतना कमज़ोर मत समझो। साहब कांसीराम जी कहते थे कि जब तुम मेरे कहने से बीएसपी में जुड़ोगे, बाबा साहब के रास्ते पे चलना शुरू करोगे, तो कांग्रेस नीचे चली जाएगी, बसपा थोड़ी सी ऊपर आएगी, आप सीएम के आसपास पहुंचोगे। लेकिन जब आप सीएम के आसपास पहुंचोगे तो बहुत से लोग, आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ इकट्ठे होकर के भाजपा में चले जाएंगे। लेकिन तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलना बंद मत करना। जब उन लोगों को, भाजपा में गए हुए लोगों को, जब अपने अधिकार वहां पर छीनते हुए दिखाई देंगे तो वो वहां से वापस लौट करके आएंगे। जब वो वहां से वापस लौट के आएंगे तो भाजपा नीचे जाएगी, और जब भाजपा नीचे जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे आसीन हो जाएगी। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी आसानी से सत्ता मिलने वाली नहीं है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष के लिए आप लोग तैयार रहें और फिर से बहुजन समाज पार्टी को रिपेयर करने का आप लोग काम करें। ऐसे हम उम्मीद करते हैं, ऐसी हम अपील करते हैं सभी लोगों से। धन्यवाद साहब, जय भीम।